हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले जीव विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपको 2026 में देखने को मिलने वाला है। तो इसमें दिए गए प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर लीजिए, यानी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें वे प्रश्न हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, नाम, पेपर नंबर होगा, यहाँ पर पेपर जो सीरीज नंबर होगा यहाँ पर सब दिया होगा, और यहाँ पर आपको समय दे दिया होता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट हो जाता है। पूर्णांक होता है 70 अंक का। नोट दिया हो जाता है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। फर्स्ट जो 15 मिनट होते हैं आपके लिए। निर्देश दिए होते हैं कुछ, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समूह लिखे गए होंगे, तो उनको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप तो यहाँ से देखिए प्रश्न से, यहाँ से पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला जिसका का है, निम्नलिखित में कौन सा भाग पुष्प नर अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है पुमंग, जायांग, और देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं, पुमंग, जायांग, और देखेंगे गुरु बीजाणुधानी और परागण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है पुमंग। क्या करता है? पुमंग किसको प्रदर्शित करता है? पुमंग प्रदर्शित करता है नर जननांग को। पुमंग किसको प्रदर्शित करता है? नर जननांग को प्रदर्शित करता है। ये नर भाग होता है। इसके अंतर्गत पुंकेसर, परागकोश और परागकण आते हैं। क्या कहा था? पुंकेसर, परागकोश और परागकण। ठीक है, परागकण इसी में बनते हैं सब। तो अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु की माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से? तो सही आंसर होगा पिता के लिंग गुणसूत्र से मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है। फिर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, किसी में नहीं? तो सही ऑप्शन होगा इन दोनों में, चिकित्सा में भी और कृषि में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन गलत हो गए थे टाइप। तो आपको यहाँ पर देखना है, बाज, शेर, मृग या भेड़िया। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? मृग। तो यहाँ होगा मृग। यहाँ पे क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये सब क्या है, जो सब मांसाहारी होते हैं, ये उपभोक्ता अब जो जी कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब मांसाहारी जीव हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो स्वपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे जैसे पेड़ पौधों से सूखे हुए शाकाहारी होता है, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी जीव क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो मृग क्या है? शाकाहारी है, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है, तो क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा आपका, मतलब प्रश्न नंबर कितने, एक अंक के होंगे, कितने, 1 2 3 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 2 में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कौन सा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने? 47 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 44 प्लस एक्स एक्स बार हो जाता है, यानी एक गुणसूत्र की अधिकता होती है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसमें एक गुणसूत्र अधिक होता है, यानी सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, 46 की जगह 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होता है, इसमें 45 होती है। इनमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी इसमें 44 प्लस एक्स होते हैं, 44 प्लस एक्स हो जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? तो नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? आप लिखना है कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। फिर क्या है? परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो परागण मात्र कोशिका में कितनी? 2 होती है, यानी 2n होती है। कितनी? परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n होती है।
फिर क्या है, समष्टि में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? समष्टि में परिकलित जो कितने प्रकार के, किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसमें 3 प्रकार, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। वृद्धि करती हुई, ऐसे लिखते हैं कि वृद्धि करती हुई एक त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, एक घुंटी नुमा पिरामिड होता है, और एक होता है कलश नुमा पिरामिड होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड, घुंटी नुमा पिरामिड और कलश नुमा पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की इसमें समष्टि में होते हैं पिरामिड। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो डीएनए जो इसको कौन सा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, कौन सा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। तो क्या लिख सकते हैं? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लिख सकते हैं। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आपको लिख देना है। ये क्या करता है? डीएनए को विभिन्न खंडों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब ऐसे लिखते हैं कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, यानी प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर होता है। लघु उत्तरीय को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में क्या होगा? प्रश्न 2 अंक के होंगे प्रत्येक प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसमें जो बताए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न इंपोर्टेंट है, पक्षियों में लिंग निर्धारण आ जाए, या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण आ जाए, या मनुष्य में लिंग निर्धारण, इंपोर्टेंट होते हैं। इन प्रश्नों को अच्छी तैयार करना है। फिर देखिए अगला है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो डीएनए का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आ जाएगा, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल बनाया जाएगा। तो आपको इसको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए का चित्र और वाटसन और वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसको कर लेना है। तो देखिए अगला है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने देखा है यहाँ पर। इसको आप ऐसे बना लेना है, केवल चित्र आएगा बनाने के लिए। 2 अंक में लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, इसके लिए बनाने के लिए आएगा तो एक लॉन्ग बनेगा, 5 अंक या 5 अंक का बन जाएगा। ठीक है, 4 अंक, 3 अंक या 5 अंक का बन जाएगा। फिर क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होती है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। और प्रतिरक्षा के जो प्रकार होते हैं, अवशिष्ट और विशिष्ट प्रतिरक्षा, इसके प्रकार इनको पढ़ना है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। फिर ये मंगोल जड़ता क्या होती है? क्या होती है मंगोल जड़ता? और जो हमने बताया भी, जो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये प्रश्न जो प्रश्न बन जाते हैं आपकी लघु उत्तरीय में बन जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपोर्टेंट है। फिर देखिए शराब के सेवन के प्रमुख दुष्प्रभाव बताइए। प्रश्न पिछले साल पूछ लिया गया है, और शराब के या आपसे पूछ लिया जाएगा। तम्बाकू बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। फिर देखिए अगला है, यहाँ से आएगा आपका लघु उत्तरीय सेकंड आ जाएंगे। इसमें प्रश्न पहला है, प्रश्न नंबर 4 है, जो कि ये लघु बीजाणुधारी एवं गुरु बीजाणुधारी के बीच कोई 3 अंतर लिखने के लिए आ जाएंगे, इंपोर्टेंट है। फिर देखिए एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल के तीनों नियम पढ़ना है, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अभ्युहन। और देखिए इन प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर है, एक अनसॉल्व पेपर है। इस पेपर को अगर आप सॉल्व करते हो, देखो प्रैक्टिस करनी है, बेहतर प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व पेपर आपको तैयार जरूर करने होंगे। फिर देखिए अगला है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी। इंसुलिन यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 3 अंक में शुक्राणु की केवल संरचना बनाने के लिए भी आ सकती है। तो शुक्राणु की संरचना ही बना सकते हैं, और अगर उनके बारे में वर्णन करने के लिए पूछ रहे हैं तो 3 अंक में पूछा जाएगा। तो देखिए मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आएगा, यानी आपको ये चित्र बनाने के लिए पूछ लिया जाएगा। ये प्रश्न आता है बहुत बार, इसको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए प्लाज्मिड्स क्या है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड। फिर बाह्य मल उपचार पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगी। तो बाह्य मल उपचार पर टिप्पणी लिखना है। फिर प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
वायतमल जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, फिर देखिए सहप्रभाविता को उदाहरण सहित इम्पोर्टेंट, सहप्रभाविता, अप्रभाविता है जो पढ़ना है। परीक्षार्थ, संकरण, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस दोनों आते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न जरूर पढ़ना है अच्छे तरीके से। उत्पादक एवं अवघटक में अंतर पढ़ लेना है। जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मैं बता सकते हैं, वैसे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए आ जाएगा। मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन के लिए करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक कूट आपको जानते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। फिर देखिए अगला है प्रश्न नंबर 9, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ऑपेरेन के सिद्धांत को समझाइए। अथवा आ जाएगा कि डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पेपर को पढ़िए, लगाइएगा और अच्छे सॉल्व करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।